हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक दिन बाद यानी कि 29 में आपका साइंस का पेपर है। सो हम लेकर आए हैं आपके लिए साइंस की थोड़ी सी गाइडेंस, यानी कि आपको किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है एंड कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के ही जाने हैं, छोड़ने नहीं हैं। सो अभी हमारे पास है 2024 की मास्टरमाइंड। जहाँ तक हम जानते हैं 60 to 70% स्टूडेंट मास्टरमाइंड ज़रूर परचेज़ करते हैं, क्योंकि मास्टरमाइंड से हमें अच्छी खासी क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से टॉपिक हमारे इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी एक सोर्स है जो मास्टरमाइंड है। सो अगर हम बात करें सबसे पहले अपनी केमिस्ट्री की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इसमें ये जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो पहले सबसे पहली बात तो इसको आपको समझना है अच्छे से, क्योंकि अगर पहले चैप्टर से सवाल बनते हैं तो वो आपसे पूछते हैं, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वो आपसे पूछेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब आपको रिएक्शन दे दिए जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं इसमें, आपको रिएक्शन दे दिए जाएंगे, आपको उसमें फाइंड करना होगा ये किस टाइप का रिएक्शन है, और कभी कभी वो डेफिनेशन में भी पूछ लेते हैं। सो मेरा ये कहना रहेगा कि जो आपका चैप्टर है उसके हर चैप्टर का ये जो पहला पेज होता है ना, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर आप इतना भी करके जाओगे ना, हर जो आपका हर सब्जेक्ट के मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, सब में ये जो पहला चैप्टर होता है इसको अच्छे से रीड करके समझ के जाना है। अगर आप इतना भी कर जाओगे ना तो आप इस चैप्टर के जो सवाल बनेंगे उसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। सो आपको ये सारे केमिकल रिएक्शन क्या होता है हम जानते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के आइडेंटिफिकेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना वो इसमें बैलेंस, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। देखिए ये सवाल 6 नंबर में आ जाता है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो इसको अच्छे से सीख कर जाना है आपको। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आप सब जानते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसको ही हम डिसोसिएशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका डिसोसिएशन रिएक्शन भी मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर में देखा हुआ है। ठीक है। और आप ये जानते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोलिसिस एंड डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। एक इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म और है, वो है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, ये भी अलग से पूछ लिया जाता है, यानी कि इसकी डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है। तो बैलेंसिंग हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गया, आपको इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। बाकी इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के हम आपको मतलब टिक लगवा देते हैं, आप उसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे। जैसे ये है इसमें क्वेश्चन, जो आपका पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, इसमें पूछ लिया जाता है कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है। आई होप ये सब आप जानते हो। हमें ये वीडियो को लॉन्ग नहीं करना है, इसलिए हम इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ आपको इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के टिक लगवाएंगे। ठीक है। कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है, गैल्वेनाइजेशन, ये 3 टर्म्स मैंने अक्सर, देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर के बेसिस पे हम आपको ये सब चीज़ें बताते हैं। सो मेरी प्रीवियस अभी जो मेरी रीसेंट वीडियो है उसमें हमने 5 इयर्स के साइंस के पेपर अपलोड किए हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, और उसकी जो PDF है उसकी लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें बैलेंसिंग बहुत अच्छे से करके जानी है। देखिए बैलेंसिंग अगर आई ना तो ये 4 नंबर या 6 नंबर में आएगी, एंड इससे आपको बहुत अच्छा नंबर गेन हो सकते हैं। और बैलेंसिंग अपने आप में बहुत ईजी सवाल होता है, मतलब बहुत ईजी होता है। क्या करना होता है सिर्फ, देखिए ये एरो है, एरो के राइट हैंड साइड ये प्रोडक्ट होता है, ये रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये टेबल बनती है सबसे पहले। सो इसमें क्या होता है हमारे पास, हमें क्या है मतलब सबसे पहले आप ही देखिए कि यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पहली वाली इक्वेशन में अगर देखें आयरन है तो आयरन लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, मतलब आपको एलिमेंट देखने हैं, तो आयरन था आयरन लिख लिया आपने, हाइड्रोजन था हाइड्रोजन लिख लिया, ऑक्सीजन था ऑक्सीजन लिख लिया। ठीक है। सो आपको अब आपको क्या देखना है, देखिए हम ये बात जानते हैं जो भी एलिमेंट हमारा रिएक्टेंट साइड यूज़ होता है वही हमारा प्रोडक्ट साइड आता है। ठीक है।
सो आपको ये टेबल बनानी है। उसमें पहला जो कॉलम बनेगा वो एलिमेंट के लिए बनेगा। नेक्स्ट बनेगा हमारा नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड, मतलब जो एलिमेंट आपकी रिएक्टेंट साइड है उसके कितने एटम हैं यहाँ पे। मतलब देखिए आयरन यहाँ पे देखें आप, यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, मतलब आयरन जो है 1 है, ठीक है। लेकिन वही आयरन को अगर आप प्रोडक्ट साइड देखेंगे तो आयरन के आगे क्या है, छोटा सा ये 3 लग रहा है, मतलब यहाँ जो आयरन है वो आपकी 3 दिया है, ठीक है, 3 तादाद में दिया है। लेकिन अब देखिए, अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना दिया है, 2, तो आपने हाइड्रोजन के आगे 2 लिख दिया। लेकिन वही हाइड्रोजन अगर आप देखें यहाँ प्रोडक्ट साइड, ये भी 2 है, ठीक है, तो ये तो बैलेंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्सीजन, देखिए ये जो 2 है ना ये हाइड्रोजन के साथ है, तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ नहीं है, तो ऑक्सीजन यहाँ 1 ही माना जाएगा, तो ऑक्सीजन हमने लिखा 1। लेकिन अगर प्रोडक्ट साइड देखें तो ऑक्सीजन के साथ क्या है, 4, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4। तो अब आप ये इस टेबल से क्लियरली देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम हर एलिमेंट के एक जैसे नहीं है, मतलब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है। और ऐसी इक्वेशन जो बैलेंस नहीं होती है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इक्वल नहीं होते हैं, ऐसी इक्वेशन को हम अनबैलेंस या स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर? तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है, अनबैलेंस और स्केलेटल इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम, इसकी यानी कि यहाँ पे आयरन, हमें जैसे आयरन यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, तो 3 लिखने से क्या होगा, हमारे पास आयरन बैलेंस हो जाएगा। बाकी यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 लिखेंगे। जब यहाँ पे 4 लिखेंगे आप, तो हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे भी 4 लिख दिया, और ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। मतलब आपको इस तरीके से इसको बैलेंस करना है। अगर आपको ये समझ नहीं आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपके एग्ज़ाम से पहले पहले आपको इस बैलेंसिंग की वीडियो ला के दे दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको अच्छे से ये करके जाना है, बैलेंस आपको सीख कर जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, थोड़ा सा देख के चले जाइएगा, बाकी इतना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इसमें जो सवाल बनता है, देखिए यहाँ आपको मैं बता दूँ, तो ये क्या करते हैं, कभी कभी तो आपको बैलेंसिंग आपको डायरेक्ट दे दी जाती है, मतलब आपको वहाँ पे फॉर्मूले दिए होंगे और उस फॉर्मूले, मतलब जो फॉर्मूले उनके बेस पर आपको सिर्फ बैलेंस करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये आपको नेम देते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सोडियम सल्फेट को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। मतलब इसका आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से लिखा जाता है केमिस्ट्री में, ठीक है। सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फेट हो गया प्लस बेरियम क्लोराइड, ठीक है। आगे इन्होंने लिखा है बेरियम सल्फेट और आगे प्लस लगा के डैश डैश, मतलब आगे की जगह खाली कर दी है। तो ये पढ़ के जाना है आपको, इस तरीके से सवाल बन जाते हैं इसमें। तो ये आपका पहले चैप्टर का काफ़ी था, इतना करके जाइएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़े से देख लीजिएगा, क्योंकि जो भाई 20 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है ना। तो एमसीक्यूज़ के जितने भी सवाल बनते हैं ना वो आपके कॉन्सेप्ट पे बनेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ में पूछ लेंगे कि इसमें से हमारा रिएक्शन दे दिया जाएगा, ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इस तरीके से सवाल बन जाएंगे, या बैलेंसिंग पूछ ली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट आप पढ़ के जाइएगा, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। अगर यहाँ पे इस चैप्टर में जो आपके एमसीक्यूज़ आते हैं वो ज़्यादातर जो देखे गए हैं वो पूछे जाते हैं आपके इंडिकेटर। तो आप ये जानते हैं कि यहाँ पे इंडिकेटर्स होते हैं आपके, ठीक है। तो इंडिकेटर में आपके आ जाते हैं एसिड बेस इंडिकेटर, मतलब लिटमस, ठीक है, फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। तो ये एसिड में कौन सा कलर देते हैं, बेस में कौन सा कलर देते हैं, ये पढ़ के जाइएगा। ये आपके आ जाते हैं किसमें, एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं कि अगर लिटमस को हम एसिड में दे रहे हैं तो वो क्या कलर देगा, तो रेड देता है, बेस में ब्लू देता है। तो इस तरीके से आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। अगर हम एसिड बेस एंड सॉल्ट में अपने ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस की बात करें तो वो ये होता है, देखिए पढ़ के आपको फ्रंट पेज तो सबका ही पढ़ के जाना है, क्योंकि अगर आप इतना भी कर जाओगे ना, अंदर खोल के भी नहीं देखोगे ना, तो भी आप पास हो जाओगे अच्छे से। तो ये इम्पोर्टेंट कर लीजिए कि ये फ्रंट पेज, देखिए इसमें जो सवाल बनते हैं ना एसिड बेस में, तो वो ब्लीचिंग पाउडर है ना, ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन, मतलब ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये एक रिएक्शन, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम,
केमिकल फार्मूला, ठीक है, प्रिपरेशन एंड यूजेस। ऐसी बेकिंग सोडा का जो है ना कॉमन नेम क्या होता है उसका, ठीक है, केमिकल नेम क्या होता है, उसकी प्रिपरेशन मेथड, मतलब ये जो रिएक्शन होता है एंड उसके यूजेस। ऐसे ही वॉशिंग सोडा के यूजेस, केमिकल नेम, रिएक्शन एंड ऐसी पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका रिएक्शन क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं। सो अगर आप इतना मास्टरमाइंड में, ये जो मास्टरमाइंड है आपकी, या आपके पास अगर नोट्स हैं तो आप इसको इतना देखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आता है, मतलब जो मुझे लगता है 100% आना है एसिड बेस में, वो ये 4 टॉपिक हो सकते हैं। या तो ब्लीचिंग पाउडर आ जाएगा, या बेकिंग सोडा आ जाएगा, या वॉशिंग सोडा, या पीओपी, और ये आपके अच्छे नंबर आपको गेन कर सकते हैं इसमें आप, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें और इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो हम इसमें देखते हैं। पीएच के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है, ठीक है। पीएच के बारे में, पीएच क्या होता है इसके बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है। पीएच स्केल, पीएच के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें अपने थर्ड चैप्टर, मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए भाई, मेटल एंड नॉन मेटल, भाई जो अगर आप प्रीवियस ईयर के जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई है, आप क्वेश्चन खोल के देखिए। क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपसे सिर्फ डेफिनेशन पूछ ली गई कि भाई मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। नहीं, आपसे इतना आसान सवाल नहीं पूछे जाते हैं, वो कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछते हैं, ठीक। तो आपको मेटल नॉन मेटल पता होने चाहिए, वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, इन सब चीज़ों पे सवाल बन जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब इसमें कौन से सवाल, मतलब कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर मान लीजिए कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो आपसे पूछ ली जाती हैं जनरली, ठीक है। तो अगर उसकी बात करें तो वो आपकी डेफिनेशन होती हैं, वो डेफिनेशन है आपकी क्वेश्चन नंबर 17 है इसका। यहाँ पे फ्लक्स क्या हो गया, स्लैग क्या हो गया, ठीक है, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये आप थोड़ा सा इनको ध्यान रख के जाना है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज़ जो होती है ये इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज़ अगर आप याद कर लेंगे तो वो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, आप ये बात जानते हैं कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसकी पोजीशन से। तो ये आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। फ्लक्स, स्लैग हो गया, रोस्टिंग हो गई, कैल्सिनेशन हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जैसे कैल्सिनेशन है, स्मेल्टिंग है, इनमें से कोई सवाल 100% बनेगा, ठीक है, इस चैप्टर में से। और अलॉयज़ पता होने चाहिए आपको, अलॉयज़ क्या होते हैं, और इसकी ये टेबल छोटी सी याद करके जानी है, इतना काफ़ी है। देखिए भाई, अगर आप बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल ही आप पूरे साल आपने पढ़ाई नहीं करी है और साइंस लेके अब बैठेंगे एक दिन में, तो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं बच्चे इस वक्त। तो हमें सिर्फ और सिर्फ मेन लेना है भाई, इतना कर लीजिए कि आप लोग पास हो जाएं। तो उसके लिए आपको हर चैप्टर का जो समरी होता है ना, मतलब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, समरी भी पढ़ के चले जाएंगे ना। जैसे ये है हमारा चैप्टर अगला, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो भाई आपको इतना तो करके जाना पड़ेगा कि कार्बन क्या होता है, कार्बन की प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना है, आपको समझ के जाना पड़ेगा। तो ये पहला पेज आप समझ के जाइए। इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो कर पाएंगे एटलीस्ट, खाली छोड़ के नहीं आना है हमें, और बेकार की चीज़ें भी पेपर में नहीं रखनी है, ठीक है। तो अच्छे से करके जाना है। अब हम बात करते हैं अगर अपने चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो है आपका IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी एक इंडिविजुअल वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे पोस्ट कर चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसको जाके वहाँ देख सकते हैं। अगर आप वो चीज़ देखेंगे तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब आपके जो बेसिक्स है ना, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, वो सब आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, मतलब अच्छी खासी नॉलेज आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। सो काइंडली वहाँ जाएं और मतलब जल्द से जल्द उसको आप देख लें, ठीक है। अब इस चैप्टर में मैं आपको कुछ बता देती हूँ, मतलब इम्पॉर्टेंट वो ये है। सबसे पहले आपको इसमें पढ़ के जाना है
यहाँ पे जो पढ़ के जाना है वो आपको होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, एस्टरिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। एस्टरिफिकेशन, कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब पढ़ जाइएगा, ये मैंने उसमें भी बताई हैं आपको। एस्टरिफिकेशन को पढ़ के जाना है। एस्टरिफिकेशन क्या होता है, जब भी कोई अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एस्टर बनता है। इसी फिनोमिना को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो ये चीज़ आपको पढ़ के जानी है अच्छे से, ठीक है। तो एस्टरिफिकेशन बहुत अच्छे से करके जाना है। एस्टरिफिकेशन हो गया आपका। हाइड्रोकार्बन तो आप उस वीडियो को देख लेंगे ना, अगर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एल्किन एल्किन एल्काइन, तो सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए भाई, जो आपकी मास्टरमाइंड है ना, मतलब ये जो आपको मास्टरमाइंड दी जाती है, असल में ये एक गाइडेंस होती है। ये आपको खुद ये बताती है कि आपको इस तरीके से सवाल करने हैं, ठीक है। और ये आपको ये भी बताती है कि कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कितनी टाइम्स पूछा गया, यानी कि कौन किस किस साल में ये सवाल आया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 में एडिशन रिएक्शन देखिए, 2012, 13, 14, 16, 18, 19, 20। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर साल रिपीट कर जाते हैं। तो हमें इससे भी समझ आना चाहिए कि हमें ये चीज़ पढ़ के जानी है, छोड़ के नहीं जानी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37 में, तो एडिशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं। कार्बोनेट्स कंपाउंड में एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए आप यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना है, बेसिक करके जाओ, थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ये तो बस आपको पढ़ के जाना है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप अगर आप वो IUPAC वाली वीडियो देख लोगे ना, तो आप फंक्शनल ग्रुप पूरा टेबल बना के आ सकते हो। उसमें मैंने प्रॉपर एक टेबल बनवाई है और सारे फंक्शनल ग्रुप आपको बताए हैं। अल्कोहल क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, आप किस तरीके से IUPAC कर सकते हैं, हमने वहाँ पे ये भी बताया है। सो इस तरीके से यहाँ पे हम इस पूरे चैप्टर में हमें IUPAC करना है, स्टेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें। और जो लास्ट में जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, सो वो है आपका ये सपोनिफिकेशन, मतलब सोप फॉर्मेशन। सोप फॉर्मेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और एक जो टॉपिक है वो है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। ये क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, इसको भाई देखिए, ये जो कुछ टॉपिक्स है ना, आप ये पर्टिकुलर, मैं जो पर्टिकुलर टॉपिक आपको बता रही हूँ ना, आप इनको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और आपको 5-5 मिनट की वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप इसको क्लियर कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बस इन टॉपिक्स को छोड़ के नहीं जाना है। ये जो टॉपिक्स हैं ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो हमें कैसे भी इनको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। अब आप इसको पढ़िए, थोड़ा सा अपने भी तो एफर्ट्स दिखाइए ना। अब हम बात करते हैं, देखिए अभी हमारी केमिस्ट्री हो चुकी है पूरी, मतलब केमिस्ट्री के मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिए। अब पहले मैं आपको ज़रा केमिस्ट्री के जो IUPAC, मतलब इस तरीके से एक क्वेश्चन आता है, जो अगर मैं मॉडल पेपर पे आ जाएं अगर हम, तो आपके मॉडल पेपर थर्ड में आपके केमिस्ट्री में ये एक 6 नंबर में क्वेश्चन दिया है, गिव द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आपको क्या करना है, इनके स्ट्रक्चर फार्मूला बताने हैं। सो इसका आंसर मैं आपको यहीं के यहीं करा देती हूँ, ठीक है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो एट लीस्ट आप थोड़ा बहुत कैपेबल हो कि आप उसको कर पाएँ, ठीक है। तो आपको ये कंपाउंड के नेम है, आपको इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप मेरे साथ देखते जाइए। सबसे पहला है आपके पास, सबसे पहले दिया है आपको इथेनॉइक एसिड। क्या दिया है, इथेनॉइक एसिड। भाई देखिए, जब आप वीडियो देख के आओगे ना IUPAC, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि ईथेन क्या होता है, मीथेन क्या होता है, प्रोपेन, ये सब चीज़ें, ठीक है। देखिए हमें बस सबसे पहले क्या देखना है कि जो भी हमें नाम दिए, जैसे ईथेन, तो यहाँ पे एथ, मेथ, प्रोप, ये क्या है, सबसे पहले ये पहचानो। तो ये जो है ना मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये आपको बताता है कि आपके स्ट्रक्चर में कार्बन एटम कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं,
तो अगर आपके पास कार्बन 1 होता है तो उसके लिए मैथ यूज़ करते हैं हम। क्या यूज़ करते हैं? मैथ। तो मैथ कब यूज़ होता है? जब कार्बन 1 है। ऐसी कार्बन 2 के लिए एथ यूज़ होता है, ठीक है। कार्बन 3 के लिए यूज़ होता है प्रॉप। ऐसे ही होता है ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, मतलब ये इस तरीके से आपका चलता जाता है, ठीक है। सो अब आप ये समझिए एथ है, यहाँ पे क्या है? इथेन, ईथ। एथ मतलब कार्बन 2, तो फौरन कार्बन 2 कार्बन को लिंक कर दो। सिर्फ ये देख के एथ है ना, तो 2 कार्बन को लिंक कर दीजिए। अब यहाँ पे हुआ क्या है? इथ, एथ के बाद यहाँ पे एन, तो एन मतलब अल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड एन है ना, तो सिंगल बॉन्ड से डबल हमने कर दिया। अब आप आगे देख सकते हैं यहाँ पे है ओइक एसिड, सफिक्स लगा हुआ है ओइक एसिड। सो हमने आपको ये बताया था कि ये जो ओइक एसिड है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है। एक फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं आपको बताऊं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये हमारा क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है ये? अगर ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखिए अगर यहाँ कोई अल्काइल पार्ट है तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O एंड H। इसको आपने ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा, लाइक इस तरीके से R C डबल डबल OH, RC डबल O मतलब COOH। और R क्या है? ये कोई भी मतलब अल्काइल, मतलब कार्बन की चेन है, अल्काइल पार्ट, ठीक है। तो आप इसका कहने का मतलब ये होता है कि ये जो होगा ना, ये लास्ट में मतलब या तो राइट एंड में या लेफ्ट एंड में जुड़ा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या है? C डबल बॉन्ड O, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो अब आपको क्या करना है? या तो आप इस कार्बन के साथ COOH जोड़ देंगे इस कार्बन के। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो इसका फॉर्मूला है ये COOH है, तो COOH आपको डायरेक्ट इसके साथ, देखिए क्योंकि हम जब भी IUPAC लिखते हैं ना, तो कार्बन एटम गिने जाते हैं, नंबरिंग जो होती है कार्बन एटम पे होती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि इसके साथ आगे COOH जोड़ दें, उससे क्या होगा? आपके 3 कार्बन एटम हो जाएंगे, तो फिर वो एथ नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है? इसी में इसी एक कार्बन को आपको कार्बोक्सिलिक बनाना है। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से ये जोड़ दिया, तो ये देखिए कार्बोक्सिलिक बन गया। अब आप इसको देखिए कि क्या ये एक कार्बन को बैलेंस करने के लिए 4 बॉन्ड चाहिए। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 बैलेंस है। ऑक्सीजन को तो आप जानते हैं 2 की ज़रूरत होती है, 1 और 2, और हाइड्रोजन को सिंगल की ज़रूरत होती है, सिंगल, यानी कि इतना हिस्सा बैलेंस है। लेकिन क्या ये कार्बन बैलेंस है? कार्बन को बैलेंस होने के लिए हमारे टोटल 4 चाहिए। तो यहाँ से देखिए 1 बॉन्ड बना है इसको, ठीक है। तो 1 2 3, तो 1 2 3 4 हो गया, नहीं हो गया? अब यहाँ पे क्या करना है? सिंपल हाइड्रोजन, क्योंकि भाई कार्बन को जब भी बैलेंसिंग की ज़रूरत होती है तो हाइड्रोजन आता है उसको बैलेंस करने के लिए, सिर्फ इतना सीखना है। तो ये स्ट्रक्चर है, इस तरीके से बना के आना है आपको, ठीक है। जब भी आपको IUPAC का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आएगा पेपर में, तो इस तरीके से आना है। नेक्स्ट हमसे कहा गया था किसके लिए? इथेनल। किसके लिए कहा है? इथेनल। तो हम आपको बताते हैं इसका, यहाँ पे हम पूरा सोल्यूशन करा देते हैं और थोड़ा समझा देते हैं आपको केमिस्ट्री में, ठीक है। इथेनल, ईथ। अब यहाँ फिर देखिए इथ, फिर आ गया एथ। एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन लगाइए। अब यहाँ पे भी एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के साथ लगाया आपने, ठीक है। अब आपने जब आगे बढ़े तो आपने देखा सफिक्स। सफिक्स आप जानते हैं ना, जो नाम के आखिर में लगाया जाता है ना, वो सफिक्स होता है। आपने देखा यहाँ सफिक्स अल है, जैसे यहाँ सफिक्स क्या था? पहले वाले में सफिक्स क्या था? ओइक एसिड। ऐसे ही यहाँ जो सफिक्स है ना, वो अल है। अब आप ये जानते हैं कि जो अल होता है वो अल्डिहाइड के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है? अल्डिहाइड। तो पहला तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड था, जो फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप आया है यहाँ पे, वो आया है अल्डिहाइड। तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है वो ओइक एसिड होता है ना, ऐसे ही जो अल्डिहाइड का सफिक्स होता है ना, वो अल होता है। अब अल्डिहाइड के लिए, अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है? अल्डिहाइड की पहचान ये है कि ये जो है ना, इधर अल्काइल पार्ट मतलब कोई भी कार्बन है उसके आखिर में CHO, मतलब ऐसे भी लगा हो सकता है, या अगर मैं इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो C और O जो है ना, वो हमेशा डबल बॉन्ड के साथ लगता है, और H।
ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो ये बनता है, ठीक है। तो यानी कि इथेनल, तो हमें इसे अल्डिहाइड बनाना है, तो आपको फिर वही देखिए मैं क्या करूँगी, किसी एक इनमें से कोई भी एक कार्बन को हमें अल्डिहाइड बनाना है, यानी कि इसे डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। अब ये पता है बहुत बेसिक सी बातें हैं कि ऑक्सीजन के साथ हम डबल बॉन्ड क्यों ले रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड क्यों ले रहे हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप वीडियो ज़रूर देखें IUPAC वाली। अब क्या है, इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को बैलेंस करने के लिए एक तो बॉन्ड यहाँ से दे दिया, बाकी 1 2 3, तो 1 2 3 4, टोटल 4 मिल गए, तो सिर्फ आपको हाइड्रोजन लगाना होता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया इथेनॉल का, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए C, इस C के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो CH3, और यहाँ पे CH3 या CHO ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये लिखें, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये थोड़ा फॉर्मूला टाइप का हो जाएगा इसका, ठीक है, केमिकल नेम हो जाएगा। तो आपको दोनों ही आना चाहिए करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया था, नेक्स्ट में कहा है ब्यूटूइन। सबके लिए मैं आपको यहाँ पे 6 दिए, 6 के 6 मैं आपको बता देती हूँ। ब्यूटूइन, ब्यूटूइन, तो हम यहाँ लिखते हैं ब्यूटूइन, ब्यूटूइन, ठीक है, ब्यूटूइन। इसमें क्या करना है, अब फिर वही सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे ये क्या है, वर्ड रूट मतलब कार्बन कितने हैं, तो देखिए मैथ, पहले कार्बन के लिए लेते हैं मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, तो मैथ एथ प्रॉप, फिर ब्यूट, फिर पेंट आता है, तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन तो फौरन लिंक करिए सिंगल बॉन्ड से पहले 4 कार्बन। जब आपने 4 कार्बन को लिंक कर दिया, आगे क्या कह रहे हैं, ब्यूट टू इन, इन समझते हैं आप, ENE जब लगता है, ENE का मतलब है हमारे डबल बॉन्ड, ANE तो सिंगल बॉन्ड होता है, ENE मतलब डबल बॉन्ड, और YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि 4 कार्बन तो है, लेकिन जो दूसरा वाला कार्बन है ना, दूसरे कार्बन से ENE मतलब डबल बॉन्ड अटैच है। तो अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ तो 1 और 2, तो ये वाला जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। ब्यूट टू इन, ये वाला जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड होगा, आपको हरगिज यहाँ नहीं लगाना, इसका मतलब हो जाएगा कि पहले से ही अटैच कर दिया आपने, तो फर्स्ट कार्बन से अटैच हो जाएगा, मतलब सेकंड से स्टार्टिंग होनी चाहिए, तो सेकंड से लगाएंगे ब्यूटूइन, ठीक है। अब आप क्लियरली यहाँ पे ये देखो कि कार्बन को बैलेंस होने के लिए 4 की ज़रूरत होती है भाई। अब आप यहाँ देखिए, इस कार्बन को 1 मिल गया यहाँ से, तो 1 2 3, तो 3 हाइड्रोजन आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब आपको बस बैलेंस करने का काम होता है। इस कार्बन को देखिए 1 2 3 है, तो 1 और हाइड्रोजन चाहिए, तो 4 हो गए, नहीं हो गए, 1 2 3 4। इस कार्बन को देखिए 1 2 3, एक और दे दीजिए, ऐसे इस कार्बन को कितने की कमी है, 1 2 3, तो ये हो गया बैलेंस, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, ये पूछा जा रहा है आपसे 1 नंबर के सवाल में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए CH3, इस C के साथ यानी कि इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3। अब सिंगल बॉन्ड लगा लीजिए, फिर इस कार्बन के साथ, ये जो कार्बन है इसके साथ 1 हाइड्रोजन है, और ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है अगले वाले कार्बन से, इस पे भी 1 हाइड्रोजन है। नेक्स्ट ये अगले वाले कार्बन से सिंगल से जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। तो आप इस तरीके से भी लिख के आ सकते हैं, और इस तरीके से भी लिख के आ सकते हैं। बस आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई आप क्या बताना चाह रहे हो, आप क्या समझाना चाह रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक दिया है हमारा डी में क्या दिया है, ब्यूटेनन 2। अब ये क्या है ये भी समझा देते हैं हम आपको, ब्यूटेनन 2, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, ब्यूट, फिर आ गया ब्यूट का मतलब क्या होता है, बार बार बताया जा रहा है, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ब्यूट मतलब 4, तो 4 कार्बन लगा दीजिए फौरन, 4 कार्बन लगा दीजिए। अब तो ब्यूटेन ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पे ONE मतलब ये आ गया ब्यूटेनन, तो ONE मतलब जैसे यहाँ पे था ना अल्डिहाइड, तो अल था यहाँ पे, पीछे आप देख सकते हैं, जैसे पीछे हमने यहाँ पे आया था, देखिए यहाँ था इथेनोइक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहाँ था इथेनल, तो अल्डिहाइड था। अब यहाँ पे आ गया ब्यूटेनन, तो ये ONE मतलब अन करके क्या होता है, तो हम बता दें आपको कि जो ONE वाला जो होता है ना, वो होता है आपका तीसरा फंक्शनल ग्रुप, जिसे हम कहते हैं कीटोन।
कीटोन की पहचान ये है कि इसका जो सफिक्स होता है वो लास्ट में 1 लगता है, ओ एन ई, है ना। तो ये कीटोन की हमारी क्या है, पहचान है। और कीटोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि इधर भी अल्काइल पार्ट है और इधर भी अल्काइल पार्ट है, और इन दोनों के बीच में कीटोन मतलब सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ जो होता है, इसे सिर्फ इतने को हम कीटोन कहते हैं। मतलब इधर भी कार्बन होना चाहिए, इधर भी कार्बन। जैसे आप ये देख सकते हैं कि जो अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में था ना, अल्डिहाइड भी लास्ट में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी लास्ट में होता है, लेकिन कीटोन हमेशा बीच में पाया जाता है। तो अगर मुझे कीटोन बनाना है तो मैं लास्ट में नहीं लगा सकती, हरगिज मुझे कहीं बीच में लगाना पड़ेगा। अब उसके लिए आप देखिए यहाँ पे भी आगे लिखा है ब्यूटेन 2। ये 2 जो है ये आपको ये बता रहा है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन वो सेकंड कार्बन से जुड़ा है। तो अगर हम यहाँ से काउंटिंग करें तो सेकंड कार्बन ये, तो इधर बस ओ लगाना है आपको। तो ये CO ये हो गया, नहीं हो गया कीटोन। देखिए कार्बन जो है ना वो उसी में ही काउंट कर लिए जाते हैं। कार्बन जो है अलग से नहीं लगाना होता है आपको, तभी पूरा नाम जो IUPAC लिखा जाता है ना, टोटल को देख के किया जाता है, ठीक है। अब बस आपको ये करना है, बैलेंसिंग करनी है। बाकी कार्बन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन हमेशा उसको बैलेंस करता है। अब देखिए इस कार्बन को एक यहाँ से मिल गया, यानी कि इसे हमारे 1 2 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4, ये तो बैलेंस है। इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ से मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ अगला काम जो बचता है वो बचता है कि आप कार्बन को बैलेंस करा दें, ठीक है। अब इस कार्बन को देखिए 1 2 3, तो ये हो गया हमारे पास ब्यूटेन 2 का स्ट्रक्चर। सो इस तरीके से आपको अच्छे से अपने सारे IUPAC करने हैं, ठीक है। 1 2 और रह गए हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं, तो ये पूरा फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अब जो दिया है देखिए, दिया है क्या है, ई वाला देखिए प्रोपेनॉल 2 या 2 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। क्या लिखा है, प्रोपेनॉल 2, ठीक है, प्रोपेनॉल 2। अब प्रॉप क्या होता है, तो देखिए मैथ एथ प्रॉप, प्रॉप का मतलब है फॉरन कार्बन 3 लगा दीजिए। तो प्रॉप तो हो गया आपका, एन मतलब जो एल्केन है वो हो गया। अब ये ऑल क्या आ गया भाई, अब ऑल जो होता है वो होता है हमारा चौथा फंक्शनल ग्रुप, जिसे हम कहते हैं अल्कोहल। क्या होता है, अल्कोहल। अल्कोहल की पहचान ये है कि इसका सफिक्स होता है ऑल, मतलब नाम के आखिर में ऑल लग रहा होगा, जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऑल आ रहा होगा लास्ट में, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि जो भी हमारे पास अल्काइल पार्ट होता है उसके आखिर में OH लग रहा होगा। मतलब ये आखिर में नहीं, कहीं पे भी अटैच हो सकता है, ये बीच में भी अटैच हो सकता है OH, ठीक है। बस OH आपको अटैच करना है, ठीक है। अब इसके साथ कोई कार्बन तो है नहीं जो आप बीच में देखें आखिर में देखें, तो आप इसको अटैच कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है और जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर। जैसे यहाँ पे दिया है प्रोपेनॉल 2, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो दूसरा कार्बन है उस पे अटैच है OH। तो आपको अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, तो इसके साथ हम OH अटैच करते हैं। और ये वाला जो OH होता है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा। क्यों भाई, देखिए अगर हम ये लेंगे O, ठीक है, तो इस ऑक्सीजन को, इस OH है ना, तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस होने के लिए 2 की ज़रूरत है। एक तो यहाँ से मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन से मिलेगा नहीं, तो OH आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये कार्बन अभी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए एक हाइड्रोजन आएगा, या आप ऊपर लगा सकते थे। ऐसे यहाँ पे देखिए कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन आएंगे, ऐसे इस कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन आएंगे। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 CH, और यहाँ लगा दिए OH और ये CH3, ठीक है। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है F, प्रोपाइन, इसको भी समझ लीजिए। तो F है हमारे पास प्रोपाइन। तो प्रोपाइन कैसे बनाए इसका स्ट्रक्चर, तो मैथ एथ प्रॉप, तो प्रॉप मतलब 3 कार्बन लगा दीजिए फौरन। अब देखिए एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, एन जहाँ होता है उसका मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। जहाँ ENE लग जाता है वहाँ डबल बॉन्ड, और जहाँ YNE आता है ना, इसका मतलब होता है वहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है प्रोपाइन, प्रॉप तो हो गया 3 कार्बन, आयन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब मैं एक चीज़ ये बताइए, यहाँ पे 3 ही कार्बन है ना, तो आप
स्टार्टिंग में प्रोपाइन में यहाँ पे आपको कोई मतलब ये नहीं दिया है कि आपको जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किस कार्बन से अटैच करना है, मतलब आपको यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले कार्बन से ही, जब आपको नहीं दिया होता है कि आपको कार्बन मतलब जो आपको बॉन्ड बनाना है वो किस कार्बन के बीच में बनाना है, तो हम क्या करते हैं पहले कार्बन से ही जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे प्रोपाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपको पहले कार्बन से ही जोड़ देना, अगर आप इधर से काउंटिंग कर रहे हो तो 1 2 3 आपने क्या करा, पहले कार्बन से ही ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दिया। अब क्या करना है, सिंपल आपको इसको बैलेंस, अब देखिए इस कार्बन को बैलेंस करने के लिए 1 2 3 4 बॉन्ड चाहिए, तो 1 2 3 तो यहाँ से हो गए, तो एक और चाहिए यहाँ पे। वहाँ इस कार्बन को देखें तो 1 2 3 4 है ना, तो ये क्या है, ये तो भाई ये तो स्टेबल है, तो बैलेंस है। लेकिन इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 अब हुए हैं बैलेंस, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको क्लियरली आनी चाहिए। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस कार्बन के साथ एक है तो CH, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन C और इस कार्बन के साथ H3। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आए, देखिए टाइम बहुत कम है, टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है ज़्यादा, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, नहीं तो आप थोड़ा बहुत तो देखिए आपको अब मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सो अब इतना ही था हमारा केमिस्ट्री में। और बैलेंसिंग आप समझ लीजिएगा, नहीं है तो थोड़ा देखिए पढ़ाने वाले बहुत हैं, आप पढ़िए, ठीक है। हार नहीं माननी, एक दिन है, आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने बायोलॉजी। अब बायोलॉजी पे आ जाते हैं। तो ये आपकी केमिस्ट्री हमने फिनिश कर दी। अब बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो आपका जो बायो का पहला चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में देखिए एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो ये है कि जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम पेपर होता है ना, आप उसको अच्छे से एनालाइज किया करो। और उसमें अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो रिपीट नहीं, मतलब कर भी जाते हैं और नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब ये जो आपको बायो का जो पहला चैप्टर है ना लाइफ प्रोसेस, उसको मैंने ये देखा कि उसमें आपके जो 3 डायग्राम मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, इसमें देखिए जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बनता है वो यहाँ पे यही बनता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पिछली साल यानी कि लास्ट ईयर आ चुका है। सो आई थिंक इस बार उसको मतलब आप देख लीजिएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट है हमारा, ठीक है। तो लिम्फ और ब्लड के बीच में डिफरेंस पढ़ के जाना है आपको। लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस क्या होता है आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, ये सवाल पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन है आर्टरी एंड वीन के बीच में, आर्टरी एंड वीन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो ये भी पढ़ के जाना है ना। बहुत बहुत मैं मतलब इम्पॉर्टेंट जो है ना बस वही बता रही हूँ। और इतना क्योंकि टाइम भी नहीं है तो इतना नहीं कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट अपनी। तो ये जो सवाल था हमारा कि एलिमेंट्री कैनाल कह लीजिए या डाइजेस्टिव सिस्टम कह लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। लेकिन ये सवाल है ना लास्ट ईयर आ चुका है। सो मेरा मानना ये है कि एक तो ये इम्पॉर्टेंट था ही, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन ये जो ह्यूमन हार्ट है ना, ह्यूमन हार्ट और पूरी वर्किंग, ये वाला जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर नहीं आया। सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस साल हमारा लास्ट ईयर मतलब अलग मतलब ऐसा होता है कि कोड होते हैं, तो ये कोड वाइज भी डिपेंड करता है। वैसे भाई हार्ट देखिए, हार्ट भी आ चुका है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी आ चुका है, कोड पे डिपेंड करता है, कोड वाइज आते हैं। तो आप जो है ना असल में ये तीनों ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। एक आपका एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम और हार्ट हो गया है एक, और एक है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। या एक्सक्रीटरी सिस्टम ये भी कह सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, तो देखिए भाई ये जो है असल में ये क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है सिंपली कि जो आपको पता है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उसका आप डायग्राम बहुत अच्छे से करके जाओ। भले ही आप इसकी थ्योरी ना देखना, डायग्राम इतने अच्छे से कर लो कि आप एक पेज पे बहुत क्लियरली नीट एंड लेबल डायग्राम बना दीजिए। फिर आपको करना क्या है कि छोटी सी एक वीडियो देखनी है,
है ना, 5 से 6 मिनट की वीडियो देखनी है आपको, बस ये समझना है कि इसकी वर्किंग क्या होती है। फिर इसकी वर्किंग को पॉइंट टू पॉइंट आपको खुद अपने अल्फाज में लिख के आ जाना है, ठीक है। मतलब मेन काम आपको, आप इतना टाइम नहीं है कि आप ये सब रटेंगे बैठ के। आपको सिंपली क्या करना है, डायग्राम कर लीजिए भाई। डायग्राम आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, लेबल करके अच्छे से, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, इसको थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाइए कि हार्ट होता क्या है, पंपिंग ऑर्गेनिक करता क्या है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जो बेसिक इसके स्ट्रक्चर है, बेसिक पार्ट है, वो पढ़ के जाना है। ऐसी हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ये भी इसमें तीन, जो पहला जो चैप्टर है उसमें 3 डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम की एलिमेंट्री कैनाल, और आपका ह्यूमन हार्ट हुआ, एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी कह लीजिए, है ना, नेफ्रॉन, तो मतलब इसमें पूरा आ जाता है, नेफ्रॉन, किडनी, ये सब आ जाता है इसमें। सॉरी। अब अगर हम बात करें तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं, सिंपल नेफ्रॉन का भी पूछ लेते हैं, सिर्फ नेफ्रॉन का डायग्राम बता दीजिए, तो इसको अच्छे से करके जाना है। अब जैसे इसमें इंटरनल एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको पता है 3 डायग्राम है, एक तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम ये हो गया, इसको और खोल के बताना है कि किडनी का ये स्ट्रक्चर होता है, नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर होता है। तो आपको इतना परेशान नहीं होना, आपको बस डायग्राम देख के जाना है। डायग्राम अगर आपका अच्छा होगा, नीट क्लीन होगा, लेबल्ड होगा, तो आप पॉइंट टू पॉइंट भी लिख के आएंगे ना, तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। सो इस चीज़ पे ख्याल रखना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल, इसको भी पढ़ के जाना है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट है आपका ट्रांसपिरेशन। भाई ये भी सवाल जो है, ऐसा सवाल है जो हर साल मतलब देखने के लिए मिल जाता है, तो 2023 में नहीं आया है ये। तो इसमें जो है आपका ट्रांसपिरेशन में, तो ट्रांसपिरेशन आप ये भी, यहाँ पे भी डायग्राम है, फिर वही डायग्राम है, डायग्राम से जो है ना क्या होता है, क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाता है। और बायो में डायग्राम ही है, तो कोई भी चीज़ है वो आप अगर डायग्राम से समझाते हो, आपके अच्छे नंबर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये 2 डायग्राम है, ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा, इनको ज़रूर देख के जाइएगा। इसके प्रीवियस ईयर के पेपर में देखेंगे ना, तो अलग से भी इसका डायग्राम पूछा गया है, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा, ट्रांसपिरेशन क्या होता है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, कुछ ऐसा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या पूछा जाता है। हाँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है नर्व सेल, जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। इसको अच्छे से करके जाना। इसमें फिर वही डायग्राम है, देखिए, फिर डायग्राम, तो डायग्राम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आप बायोलॉजी में डायग्राम बनाने की करेंगे। अगर आप डायग्राम बना देंगे ना, तो आप बस, आपको उसके पॉइंट्स बनाने हैं, टाइप्स लिखने हैं, पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। बाकी इसमें थोड़ा थोड़ा भी लिखाएंगे ना, एक एक लाइन, बस काम चल जाएगा आप लोग का, ठीक। रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ के जाना है। रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है भाई, रिफ्लेक्स सेक्शन का डायग्राम भी पूछा गया है, इस चैप्टर में 2 पूछा गया है, रिफ्लेक्स सेक्शन एंड ये नर्व सेल, ठीक है। रिफ्लेक्स सेक्शन ये है आपका, और इसको अच्छे से करके जाना है, रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्स सेक्शन का डायग्राम है, इसको आप अच्छे से करके जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने चैप्टर 7 की, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो इसमें जो प्रीवियस ईयर के पेपर में देखे गए हैं, तो इसमें 2 डायग्राम हैं फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, इसको आप वही अच्छे से करके चले जाएं, ठीक है। और एक डिफ्रेंसिएशन है जो है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में, दोनों में क्या फ़र्क है। बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत है, ठीक है, तो इतना आप कर जाएंगे। जैसे 2023 में क्वेश्चन आया था बडिंग के ऊपर, रीजनरेशन के ऊपर, देखिए इस तरीके से सवाल बन जाते हैं। सो आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, क्वेश्चंस को देखना है अच्छे से। और देखिए एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है 2022 में, 20 में, 2020 में भी आया है, 22 में भी आया है, 23 में भी आया है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, तो ये मेल, ठीक है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, तो ये जो है ना आपको मतलब फ्लावर के जो रिप्रोडक्शन होता है उसको बताना होता है। तो ये डायग्राम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है,
तो एक ये डायग्राम हमारा पूछा गया है बार बार, मतलब ये इसी का ही एंजियोस्पर्म का ही डायग्राम है, इसको डायग्राम को करके जाना, मतलब ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है, इसमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है ये बताना है आपको, मतलब इसके सारे पार्ट्स डिफाइन करने हैं अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो आपका ये आ जाता है डिस्क्राइब द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मेल एंड फीमेल। अब आप यहाँ देखिए कि मेल 2022 के पेपर में ये मेल का आया है एंड फीमेल का भी आ जाता है। तो बस आपको क्या करना है, इसका डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है और इसके छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो ये अपने आप में ये दो अगर इस चैप्टर से पूछे जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेरिडिटी की। तो जो आपका ये चैप्टर है हेरिडिटी, इसमें जो एक ही क्वेश्चन है जो आउट में कह सकती हूँ आउट है, क्योंकि ये भाई ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल आया है, कोई एक साल ऐसी नहीं गई है शायद ये क्वेश्चन आया हो मैंडल लॉ, मैंडल के ऊपर मैंडल ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब मैंडल वर्ड आ जाए ये क्वेश्चन करके आना है, मैंडल लॉ है ना। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये वाले इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आउट होता है, तो इसको अच्छे से करके जाना है। तो इसमें भी थोड़ा डायग्राम है, इसको समझ लीजिएगा तो आप लोग कर सकते हैं। कुछ ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं है, लेकिन मतलब इतना भी छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि भाई जो पेपर बन रहा है आप जो अपने मॉडल पेपर उठा के देखेंगे तो पेपर जो है वो कॉन्सेप्चुअल आता है, तो आप थोड़ा पढ़ के जाना है, बिल्कुल आप खाली दिमाग लेके नहीं जाएंगे कि हम वहाँ का वहीं देखा जाएगा, ऐसा नहीं करना है हमें। अब हमारी हो गई है बायोलॉजी कंप्लीट, अब आ जाते हैं हम अपनी फिजिक्स पे। तो फिजिक्स का हम जैसे सब जानते हैं कि पहला चैप्टर है हमारा लाइट। अब इसमें क्या करें भाई, लाइट हमारा पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब भाई देखिए फिजिक्स नाम ही न्यूमेरिकल का है, फिजिक्स में आपको ये जो चैप्टर है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, आप देखेंगे मतलब जो सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं वो आपके न्यूमेरिकल पे ही बनते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है इसके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसको अच्छे से करके जाओ, इसको समझ लो भाई। मिरर लेंस, मिरर में और लेंस पे फॉर्मूले, जो मिरर फार्मूला है जो लेंस फार्मूला है उस पे न्यूमेरिकल बनेगा। आपको रे डायग्राम बनाने के लिए पूछ लिया जाता है, और कभी कभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी पूछ लेते हैं। तो ये पढ़ के जाना है आपको, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं यहाँ पे पॉइंट टू रिमेंबर, इसको पढ़ के जाना है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, और इसके देखिए न्यूमेरिकल्स है। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ मैं मतलब कोई ऐसा बता दूँ आपको कि वही चीज़ आ जाए, ठीक है। तो लॉज हो सकते हैं, अगर मतलब इसके अगर थ्योरी में आ सकता है या डेफिनेशन में, तो लॉज पूछ सकते हैं इसमें, या ये पूछ सकते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये लेंस यूजेस पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पर है राइट द यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, राइट द यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, ये पूछ सकते हैं। बाकी जो इससे सवाल बनेंगे भाई न्यूमेरिकल आएगा, इससे 100% न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। कॉनकेव कॉन्वेक्स से न्यूमेरिकल। तो जो आपका मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, एंड इसका मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू -v/u, उसको अच्छे से करके जाना है। लेंस फार्मूले को अच्छे से करके जाना, और आपको उसको रे डायग्राम आने चाहिए कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के दोनों के, और इनके आपको केसेस पता होना चाहिए। कॉनकेव मिरर में 6 केसेस होते हैं, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, उस पोजीशन पे इमेज की पोजीशन क्या होगी, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, साइज़ क्या होगा, नेचर कैसा होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है अच्छे से, ठीक है। तो इस चैप्टर से तो आपको न्यूमेरिकल आएगा 100%, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल भाई देखिए, अब ये न्यूमेरिकल करने का तरीका ये है कि जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर के पेपर प्रोवाइड करवाए हैं आप उससे न्यूमेरिकल लगाइए, ठीक है, उससे न्यूमेरिकल लगाइए। मास्टरमाइंड के जो आपके लास्ट में जो मॉडल पेपर दिए होते हैं आप उससे न्यूमेरिकल लगाइए, और जो आपकी जो MCQs है ना वो प्लीज़ मास्टरमाइंड के लास्ट में जो MCQs दिए ना 2020 वो ज़रूर करके जाना है। जो मॉडल पेपर आपको एक प्रोवाइड किया है, जो गवर्नमेंट जो आपकी यूपी बोर्ड ने जो मॉडल पेपर प्रोवाइड किया है 2024 का, उसके MCQs लगा के जाइएगा। सो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी उससे, ठीक है। अगर हम बात करें अपने, तो इस जैसे एक क्वेश्चन है देखिए यहाँ लॉन्ग में, ये लॉन्ग में क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से आप
खुद देखिए कि आप मास्टरमाइंड खोल के देखिए कि वो आपसे क्या कहना चाह रही है, मतलब यह खुद बता रही है कि भाई इस क्वेश्चन को पढ़ के जाओ अच्छे से, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए आप लोग, जितना आप लोग सॉल्व करोगे ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी क्लियरिटी आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो हमारे ये जो चैप्टर है इसमें आप आई के बारे में पढ़ते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, डिफेक्ट ऑफ आई। तो मेन जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको करके जाना है अच्छे से। नेक्स्ट भाई मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ठीक है। तो इस पे सवाल बनता है भाई मायोपिया क्या होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है और अक्सर देखा जाता है, बहुत पूछा जाता है मायोपिया। मायोपिया एक हमारा क्या है भाई, डिफेक्ट जिसे हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, यानी कि इस केस में इंसान को दूर का नहीं दिखता है तो पास का दिखता है, इसलिए कह रहे हैं शॉर्ट साइटेडनेस। अब मायोपिया का मतलब रीज़न क्या है, रीज़न क्या होता है मायोपिया का, कि जो इमेज हमारी आइस में जो रेटिना पे बननी चाहिए ना, वो बिफोर रेटिना बन जाती है पहले ही। तो आपको पता है ये डायग्राम से समझाना पड़ता है। तो यहाँ देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, इसको ऐसे समझाएंगे हम। ये डायग्राम बन रहा है, तो आपने क्या बताया कि जो इमेज देखिए ये रेटिना होती है, तो रेटिना से ना मतलब रेटिना पे ना बन के ये पहले ही बन गई है इमेज, तो इसकी वजह से क्या होता है मायोपिया हो जाता है, जिसे हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। अब भाई अगर आपको मायोपिया है तो इसकी करेक्ट क्या है, मतलब भाई आप जाएंगे डॉक्टर के पास दिखाएंगे, ठीक है, तो वो बताएंगे आपको कि आपको कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा, भाई आपका चश्मा बनेगा फिर, ठीक है। तो आप जो चश्मा बनेगा आपका वो कॉनकेव लेंस होगा। तो इसको आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, मतलब आपको मायोपिया क्या होता है, कॉजेज ऑफ मायोपिया क्यों होता है मायोपिया, ठीक है, और करेक्शन क्या होती है मायोपिया सही करने के लिए, मतलब किसी पर्सन को अगर मायोपिया से सफ़र कर रहा है वो, तो उसको सही करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा। ऐसे ही हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की, जिसे हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। अब ये क्यों होता है भाई, तो हम सब ये जानते हैं फार साइटेडनेस का मतलब है दूर का दिखना और पास का नहीं दिखना। मायोपिया में इंसान को क्या होता है, दूर का दिखता है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में इंसान को मायोपिया में दूर का नहीं दिखता है, पास का दिखता है। और हाइपरमेट्रोपिया में इंसान को दूर का तो सही दिख रहा है लेकिन पास का नहीं दिख रहा है। तो इस केस में क्या होता है पता है, जो हमारी इमेज रेटिना पे बननी चाहिए ना आइस के अंदर, वो रेटिना पे ना बन के बिहाइंड द रेटिना बनती है। देखिए मायोपिया के केस में क्या हो रहा है, पहले ही बन जा रही थी रेटिना से, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना की भी बाद में बन रही, बिहाइंड द रेटिना। तो इस केस में क्या हुआ होता है, करेक्शन के लिए आपको कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है। मायोपिया में क्या लगा रहे थे आप, कॉनकेव, यहाँ लगाना होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको ये सब पढ़ के जाना है। तो इसमें 3 टॉपिक हुए देखिए मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड लास्ट एक टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। भाई बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा इसको। तो इसमें थोड़ा प्रिज्म के ऊपर आता है, प्रिज्म के ऊपर बताना होता है आपको। देखिए ये चीज़ है ना, ये डायग्राम से समझा सकते हैं आप। तो अगर आप डायग्राम भी बहुत अच्छे से करके जाओगे ना तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, ये मान लो बस, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसा चैप्टर है, ये भी पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसमें कोई थ्योरी मतलब आई डोंट थिंक सो कि कोई थ्योरी आएगी। तो थ्योरी अगर बनेगी इसमें तो ये पूछ सकते हैं ओम्स लॉ क्या है। थ्योरी अगर है तो पूछेंगे ओम्स लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ ये इसका सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ क्या होगा। दूसरी अगर इसमें कोई थ्योरी बनेगी ना, वो बनेगी रेजिस्टेंस क्या होता है एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। उसको अच्छे से करके जाना है, रेजिस्टेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। बाकी इस पे भी न्यूमेरिकल बनेंगे, रेजिस्टेंस के सर्किट पे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो इसके लिए ना आपको इसकी समरी पढ़ के जानी है अच्छे से। पहला चैप्टर पढ़ के जाइए, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ है भाई। करंट को मेज़र करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है, मतलब एमीटर। वोल्टेज है तो वोल्टेज को मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर। क्या फॉर्मूला होता है, ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है ना, क्या रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन बनते हैं, सीरीज़ में बनता है पैरेलल में बनता है, ठीक है, सीरीज में बनता है पैरेलल में बनता है। तो ये सारी चीज़ें ना जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। पहला पेज भी आप पढ़ लोगे ना तो अच्छे से करके जाओगे बस ठीक है। तो इस पे भी क्या बनना है आपका, न्यूमेरिकल बनने हैं आपको। इसकी फॉर्मूले अच्छे से करके जाने, और 2-3 न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर के पेपर से लगाइए। अगर न्यूमेरिकल हैं तो भी प्रीवियस ईयर के पेपर से लगा लो, ठीक है। मॉडल पेपर के जो मास्टरमाइंड के पीछे मॉडल पेपर है वहाँ से न्यूमेरिकल लगा लो, दैट्स इनफ, इतना काफ़ी है, आप लोग कर लोगे यार, ठीक है
ओम्स लॉ हो गया। और एक ये वाला क्वेश्चन बहुत बनता है कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है। तो 1 किलोवाट आवर जो है आप देख लीजिएगा किसके बराबर होता है, मतलब मेहनत करिए भाई, पढ़ लीजिए इसको कैसे। किलो की जगह किलो हटाएंगे तो 1000, एंड आवर को आपको क्या करना होता है, सेकंड में करना होता है। तो पहले 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो इसको आपको क्या करना है, खोल के लिख देना है, सॉल्व कर देना है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है हमारा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना होता है इसको, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के बाद सर्किट डायग्राम है भाई, अच्छे से करके जाने हैं, पढ़ना है, बिना पढ़े नहीं जाना है, हमें पढ़ के जाना है, बस ये मान लीजिए, ठीक है। तो देख के जाएंगे अच्छे से और सब अच्छा करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारा एक चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए आपको एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि काफ़ी प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आप लोग कर रहे हैं ना, तो आप उसका ये ख्याल रखिएगा कि बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। तो रिड्यूस सिलेबस नहीं करके जाना, क्योंकि टाइम इतना नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो जितना आपकी मास्टरमाइंड है ना, मास्टरमाइंड में सिर्फ उतना ही आपको बताया गया जो आपकी सिलेबस में, आउट ऑफ सिलेबस यहाँ बताया ही नहीं गया है, ठीक है। अगर हम बात करें अपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, ये क्या है, ये सब पढ़ के जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायग्राम हो गया। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से, कौन सी फिंगर और थंब किसको इंडिकेट करता है, ये पढ़ के जाना है आपको। राइट हैंड थंब रूल है, क्योंकि भाई ऑलरेडी सब तो इसमें कैंसिल हो चुका है, जो इंपॉर्टेंट था मोटर जनरेटर, वो तो सब कैंसिल हो चुका है। तो बताइए क्या आएगा यहाँ से, यही तो बचा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके ऊपर बनेगी, सोलेनॉइड पे बन जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन बनेगा सोलेनॉइड पे बन जाएगा इसमें। एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अगर हम एक कॉइल के अंदर अगर करंट फ्लो होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसे सोलेनॉइड कह देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। इसमें से भी आप, क्योंकि देखिए अगर इसकी समरी देखें तो इसमें भी न्यूमेरिकल बनते हैं, है ना, न्यूमेरिकल तो इसमें भी है, तो इसमें भी आप न्यूमेरिकल करके जाएंगे। देखिए समरी ये है इसकी, 1-2 बनेगा अगर बनेगा इसमें न्यूमेरिकल तो, ठीक है। जैसे फोर्स के ऊपर बन जाता है तो बिल साइन थीटा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटू करंट इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंटू साइन थीटा। तो आप ये सब पहचान लेंगे, करके आ जाएंगे, तो आप इसको कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना जो हमारा लास्ट चैप्टर है, वो है हमारा अवर इन्वायरमेंट। तो अवर इन्वायरमेंट में 2 क्वेश्चन हैं, वो करके अवर इन्वायरमेंट, उसमें 2 सवाल हैं। एक तो यही बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस किसे कहते हैं, एंड नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका फूड चेन एंड फूड वेब। प्लीज़ इसको करके जाना, इसको नहीं छोड़ के जाना है कैसे भी। तो इस चैप्टर में सिर्फ एक ये इम्पॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आप हर साल के पेपर में देखते हैं, फूड चेन एंड फूड वेब। तो इसका पता है आप डायग्राम से समझ सकते हैं थोड़ा सा, आप अगर इसे यूट्यूब पे सर्च करेंगे। फूड चेन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, ये एक चेन होती है जो इकोसिस्टम, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं ना, तो ये वो वाली चेन है। ऐसी एक फूड वेब होता है, फूड चेन और फूड वेब, बस इसको अच्छे से करके जाना है। तो ये हो जाएगा आपका पूरा साइंस का पेपर, एंड बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आप ये थोड़ा अपने मॉडल पेपर पे नज़र मार लीजिएगा अच्छे से। देखिए मॉडल पेपर की ये जो है ना न्यूमेरिकल्स अच्छे से करके जाना है, इनको हमें छोड़ के नहीं जाना है। आप ही देख सकते हैं ये आपके मॉडल पेपर है, और ये मॉडल पेपर के न्यूमेरिकल्स हैं, और देखिए किस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन दिए हैं इसमें, ठीक है। तो ये सवाल बन सकते हैं। आप अगर ज़्यादा नंबर के लिए तैयारी करेंगे तो ये सब अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। तो मॉडल पेपर अच्छे से करके जा रहे हैं। ऐसे ही आपको 3 मॉडल पेपर दिए गए हैं मास्टरमाइंड में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से करके जानी है। आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल रहे, एंड बस आपको अच्छे से करके जाना है, पढ़ना है, और घबराने की बात नहीं है, पढ़ के जाइए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच।